जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम सल्फोनामाइड्स को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट तरीके से सल्फोनामाइड्स की अगर बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स की क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ रहे हैं। ये बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब होता है? बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोकने वाले। वो एक बैक्टीरियोसाइडल होता है। साइडल का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरिया को किल कर दिया जाए। ये ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है उसको रोक देंगे। तो ये ऐसे एजेंट्स है बैक्टीरियोस्टेटिक। नेक्स्ट, किस किस के अगेंस्ट में इफेक्टिव है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका? ध्यान देना, ये एंटीफोलेट्स है। फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। जो बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है, जो कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया की डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको इनिबिट करते हैं। तो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डीएचएफए में कन्वर्ट होता है। डाई हाइड्रोफोलेट फोलिक एसिड आज डीएचएफए ये टीएचएफए में कन्वर्ट होता है, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। अच्छा, ये पाबा का डीएचएफए में कन्वर्ट फोलेट सिंथेटेज की मदद से होता है और डीएचएफए का टीएचएफए में कन्वर्ट डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से होता है। सल्फोनामाइड्स की नामक जो दवाइयां हैं वो पाबा को डीएचएफए में कन्वर्ट नहीं होने देती। पर्टिकुलर यहाँ पर इनका एक्शन होता है, इसको इनिबिट कर देती है। अच्छा, एक ट्राइमेथोपेरिम नाम की पर्टिकुलर ड्रग होती है जो कि डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या करती है? इनिबिट करती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक ऊपर एक नई पर्टिकुलर ड्रग लिख रखी है जिसको कोट्रीमोक्साजोल अपन बोलते हैं। कोट्रीमोक्साजोल एक ऐसी एंटीफोलेट है जो कि मात्र बैक्टीरियोसाइडल होती है। बाकी देखो जितनी भी अपन एंटीफोलेट्स पढ़ेंगे वो सारी की सारी बैक्टीरियोस्टेटिक होगी, पर ये कोट्रीमोक्साजोल जो होती है इसका एक्शन बैक्टीरियोसाइडल होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है एंटीफोलेट्स के अंदर। कोट्रीमोक्साजोल की अगर बात करें तो इसके अंदर दो पर्टिकुलर ड्रग के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो ट्राइमेथोप्रिम, एक सल्फामिथोक्साजोल। ट्राइमेथोप्रिन 80 mg के अंदर अपन कंसीडर करते हैं और सल्फा मिथॉक्साजोल इसके अंदर 400 mg के अंदर रखते हैं। अगर रेशियो की बात करें तो 80-400 का जो रेशियो होता है वो 1:5 रेशियो आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो सल्फोनामाइड्स को दो अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। पहला जो प्रकार है ओरल पर्टिकुलर रूट, नेक्स्ट पर्टिकुलर है टॉपिकल। एक तो पर्टिकुलर दवाइयों को ओरल रूट से देंगे और दूसरी पर्टिकुलर ड्रग है उनको टॉपिकल अपन इस्तेमाल करेंगे। ओरल में भी अगर बात करें तो इसको दो पर्टिकुलर टाइप से क्लासिफाई कर रखा है, एक तो ओरल रूट से एब्जॉर्बल, एक नॉन एब्जॉर्बेबल। ओरल एब्जॉर्बेबल की अगर बात करें तो तीन अलग अलग टाइप से होती है। पहली शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी इंटरमीडिएट एक्टिंग, तीसरी लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में अगर एग्जांपल अपन पढ़े तो सल्फीसोक्साजोल एंड सल्फा डायाजीन। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट एक्टिंग में अगर पढ़े तो सल्फा मिथोक्साजोल आप याद रख सकते हो। लॉन्ग एक्टिंग में अगर पढ़ो तो सल्फा डॉक्सिन आप लोग याद रख सकते हो। ओरल नॉन एब्जॉर्बल अगर याद करना पड़े तो सल्फा सेलिजीन नाम की दवाई आप याद रख सकते हो। टॉपिकल की अगर बात करें तो जिनका टॉपिकल अपन यूज करते हैं, मेफिनाइड आप लोग याद रख सकते हो, सिल्वर सल्फाडाइजिन याद रख सकते हो, सल्फा एसिटामाइड आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, फिर विशेष बात ये आती है क्या सल्फोनामाइड्स को आजकल यूज करते हैं क्या? आजकल सल्फोनामाइड्स को हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी ज्यादा रहती है, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ज्यादा है और साथ में डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है बैक्टीरिया जो है इनके इन सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये सल्फोनामाइड्स उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं रहती। और खास बात आजकल जो है इनके मतलब टॉक्सिसिटी ज्यादा है, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है और आजकल अपने पास में अवेलेबिलिटी ऑफ सेफर ड्रग्स है, बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो इसलिए आजकल इनका इस्तेमाल नहीं करते। साइड इफेक्ट के ऊपर अगर चलें तो एक पर्टिकुलर न्यूमोनिक एक लाइन आप लोगों को याद रखनी है, रिनी हैव इचिंग बट स्टीवन डिसाइडेड किडनी टू हेल्प। कि रिनी हैव इचिंग बट स्टीवन डिसाइडेड किडनी टू हेल्प। कि इचिंग तो रिनी को थी लेकिन स्टीवन ने किसकी हेल्प करी? किडनी की हेल्प करी। अच्छा, रिनी से क्या याद रखना है? रीनल इरिटेशन याद रखना। रीनल इरिटेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा? हिमेचूरिया आपको नजर आएगा, क्रिस्टल यूरिया देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिन यूरिया आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल यूरिया जैसे ही पर्टिकुलर ये सल्फोनामाइड ड्रग है ये यूरिन में एलिमिनेट होगी, एक्सक्रीट होगी, तो एसिडिक यूरिन आप लोगों को देखने को मिलता है और उसकी प्रेजेंस के अंदर ये जब सल्फोनामाइड निकलेगी तो उस कंडीशन के अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देगी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगी, इसलिए क्रिस्टल यूरिया आपको देखने को मिलता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि यूरिन की जो पर्टिकुलर पीएच है उसको ज्यादा रखना है, बोले तो एल्कलाइन पीएच आपको रखनी है। नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें तो एडिक्वेट वाटर इनटेक अपने को करवाना है ड्रग के साथ में, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेना है, पूरे दिन में 8 से 10 गिलास के समथिंग पानी आपको ड्रिंक करना है।
अरे बात समझ, 3 लीटर पर डे पानी इतना पीना, तो ऐसे पर्टिकुलर आप लोग इसमें पॉइंट ध्यान रख सकते हो। हैव से याद रखना हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी में रेसेस डेवलप हो सकते हैं, अर्टिकेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है। जैसे ये रेसेस डेवलप हो तो पर्टिकुलर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को नोटिफाई कर देना है, बता देना है, और पर्टिकुलर इस ड्रग को विथहोल्ड कर देना है, स्टॉप कर देना है ड्रग को। इचिंग से पर्टिकुलर इचिंग याद रखना। नेक्स्ट बट से याद रखना बोन मैरो डिप्रेशन, और बोन मैरो डिप्रेशन अगर देखने को मिल रहा होगा तो उस कंडीशन में ल्यूकोपीनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ल्यूकोपीनिया में डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस की अगर बात करें तो इसको ग्रेनुलोसाइटोपिनिया के नाम से हम जानते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट कम हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम है, इन्फेक्शन की जो चांसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये ज्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, तो पर्टिकुलर पर्सन को जो क्राउडेड प्लेसेज है उधर नहीं भेजना है, या जैसे कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है उसके पास पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बैठाना है। ये आपकी एक हेल्थ एजुकेशन रहेगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की अगर कंडीशन देखने को मिल रही है तो ऐसे पर्टिकुलर जैसे जो रेजर्स वगैरह आते हैं इनका इस्तेमाल अपने को नहीं करवाना है, उसकी जगह ट्रिमर्स वगैरह का इस्तेमाल करवा सकते हो शेविंग के अंदर। बाकी ऐसे नहीं बोलना है कि चाकू छुर्रों से काम करे हो किचन के अंदर, क्योंकि अगर कट वगैरह लग गया तो ब्लीडिंग जो होगी वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। स्टीवन से ध्यान रखना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, क्या ध्यान रखना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है, जो कुछ कुछ पेशेंट में देखने को मिलती है, रेयर होती है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की पर्टिकुलर ये एलर्जी है, इसमें आप लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फीवर डेवलप होता है, मेलिएज आप लोगों को देखने को मिलता है, पेनफुल रेस डेवलप होते हैं, और वो पेनफुल रेस ब्लिस्टर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसाइडेड से याद रखना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, भूख नहीं लगेगी, नोजिया देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट किडनी से याद रखना कर्निक टेरिस का मतलब होता है कि जो ट्रिपल बी आप लोगों को देखने को मिला उस ब्लड ब्रेन बैरियर में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है जो कि लिपिड सोल्यूबल होता है, वो क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। जो मेनली ब्रेन में भी जो बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है उसमें पर्टिकुलर जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण आप लोगों को ब्रेन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिनमें जॉइंटिस वगैरह देखने को मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर कर्निक टेरस उनमें डेवलप हो सकता है। वैसे बेसिकली अगर अपन बात करें कर्निक टेरस की, तो कर्निक टेरस बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है बच्चों के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होता है। हेल्प से याद रखना हीमोलाइटिक एनीमिया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये G6PD की डेफिशिएंसी को ट्रिगर करेगा, और G6PD की डेफिशिएंसी ट्रिगर होगी तो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आप लोग याद रख सकते हो इन ड्रग का। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, इन्फेंट्स की अगर बात करें तो इन्फेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलता है। बाकी स्पेशल अगर बात करें, अगर पर्टिकुलर सल्फोनामाइड्स की हाइपर सेंसिटिविटी है तो देनी नहीं है। बाकी सल्फोनिल यूरिया, और सल्फोनिल यूरिया को अपन कहां पढ़ते हैं, सल्फोनिल यूरिया ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स में पढ़ते हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर अगर उनकी एलर्जी है तो भी इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। थाइजाइड या फिर लूप डायूरेटिक्स की अगर एलर्जी है तो भी आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है, रेस अगर डेवलप होता है तो नोटिफाई कर दो, पानी के इनटेक को पर्टिकुलर बढ़ा दो। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सल्फोनामाइड्स के बारे में आपने जानकारी पूरी ले ली होगी। थैंक यू सो मच।